नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाए। ये कहानी है पूनम और दीपक की। दिल्ली में जब आफ्ताब अपना फ्रिज लाश के टुकड़ों से खाली कर रहा था, उसी वक्त दिल्ली में पूनम और दीपक अपना फ्रिज लाश के टुकड़ों से भर रहे थे। और लाश के टुकड़ों से अपना फ्रिज भरने के बाद इत्तेफाक देखिए, जैसे श्रद्धा की मौत 6 महीने तक एक राज बनी रही, उसी तरह अंजन दास की मौत भी 6 महीने तक एक राज बनी रही। 18 मई 2022 को दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर होता है और उसी के ठीक 12 दिन बाद यानी कि 30 मई को दिल्ली में एक और कत्ल होता है, ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर में। और इसी पांडव नगर के एक मैदान में पुलिस को लगातार 4 से 5 दिन तक प्लास्टिक की पॉलिथीन में कुछ लाश के टुकड़े मिलते हैं। और इस केस में सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि पूनम और दीपक हर रोज इसी मैदान में लाश के टुकड़े फेंकते रहे और पुलिस को हर रोज इसी मैदान से लाश के टुकड़े मिलते रहे, मगर पुलिस को 6 महीने तक इन दोनों की कोई खबर नहीं लगी। और जब 6 महीने बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इस केस को नाम दिया गया आफ्ताब और श्रद्धा पार्ट 2। आखिर क्या हुआ था आफ्ताब और श्रद्धा पार्ट 2 केस में, जो ये पूरा मर्डर आफ्ताब और श्रद्धा पार्ट 2 बन गया, जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा आफ्ताब और श्रद्धा पार्ट 2 के मर्डर केस की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करें। इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर में। पांडव नगर में एक मैदान है जिसका नाम है रामलीला मैदान। 31 मई 2022 को एक शख्स पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि प्लास्टिक की एक पॉलिथीन में इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। जिसके बाद अब पुलिस मौके पे पहुंचती है और उस प्लास्टिक की पॉलिथीन को ओपन करती है, जिसमें पुलिस को एक इंसानी शरीर का एक कटा हुआ पैर मिलता है। जिसके बाद अब पुलिस वहीं पे इधर उधर थोड़ा और सर्च करती है तो पुलिस को एक और प्लास्टिक की पॉलिथीन मिलती है जिसमें एक और कटा हुआ पैर मिलता है। अब पुलिस बॉडी के उन पार्ट्स को लेके वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन फिर से पुलिस के पास एक फोन आता है और फोन करने वाला बताता है कि यहाँ रामलीला मैदान में प्लास्टिक की पॉलिथीन में कुछ इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। जिसके बाद पुलिस फिर से उसी जगह पे पहुंचती है और उस प्लास्टिक की पॉलिथीन को खोलती है, जिसमें इस बार एक इंसानी हाथ निकलता है। अब पुलिस को वहीं पे ही थोड़ा सा आगे एक और प्लास्टिक की पॉलिथीन मिलती है जिसमें उसी डेड बॉडी का दूसरा हाथ मिलता है। जिसके बाद अब पुलिस इन बॉडी के पार्ट्स को लेके भी वहां से चली जाती है। अब 2 दिन बाद उसी जगह से फिर से पुलिस के पास एक फोन पहुंचता है और फोन करने वाला फिर से वही बात बताता है कि वहां पे एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में इंसानी मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। जिसके बाद अब पुलिस फिर से उसी मैदान में पहुंचती है जहां पुलिस को प्लास्टिक की 2 पॉलिथीन मिलती हैं। अब जब पुलिस इन दोनों पॉलिथीनों को खोल के देखती है तो इस बार पुलिस को इन दोनों प्लास्टिक की पॉलिथीनों में से इंसानी शरीर की 2 जांघें मिलती हैं। अब पुलिस फिर से इन इंसानी मांस के टुकड़ों को लेके वापस आ जाती है। अब 3 से 4 दिन बाद पुलिस को फिर से एक फोन आता है। अब पुलिस फिर से उसी जगह पे पहुंचती है और इस बार पुलिस को उस प्लास्टिक की पॉलिथीन में से एक कटा हुआ सिर मिलता है। अब इस सिर के मिलने के बाद पुलिस को ये बात कंफर्म हो जाती है कि इससे पहले यहाँ पे जितने भी इंसानी शरीर के टुकड़े मिले हैं वो सारे के सारे इसी शख्स के हैं। अब पुलिस उसके सिर से उस शख्स की पहचान तो कर सकती थी, मगर अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि ये सिर काफी ज्यादा सड़ चुका था, जिस वजह से इसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। इसलिए पुलिस अब इन सारे लाश के टुकड़ों को फोरेंसिक टीम के पास जांच के लिए भेज देती है और जांच के बाद इन सब
बॉडी के पार्ट्स को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवा देती है और अब उस बॉडी के बाकी के पार्ट्स की तलाश में लग जाती है, मगर पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। जिसके बाद इस केस को पुलिस से लेके क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम तैयार करती है, जिसके बाद वो टीम अपनी जांच शुरू करती है और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में अभी हाल ही में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं ये पता करती है, जिसपे उस टीम को पता चलता है कि ऐसी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जिसके बाद अब वो लोग उस पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं कि शायद यहाँ से कोई क्लू हाथ लग जाए और इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को उसी रामलीला मैदान जहाँ पुलिस को उस डेड बॉडी के पार्ट्स मिले थे, उसी रामलीला मैदान के पास एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो कि 31 मार्च 2022 की रात की थी। अब जब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा तो पुलिस ने पाया 2 लोग उस रामलीला मैदान में एंटर हो रहे हैं, जिसमें कि एक मेल है और एक फीमेल, और उन दोनों के हाथ में एक प्लास्टिक की पॉलिथीन है। मगर जब थोड़ी देर बाद वो लोग उस मैदान से बाहर निकल रहे हैं तो उन दोनों के हाथ खाली हैं, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे उस डेड बॉडी के पार्ट्स फेंके हैं। मगर यहाँ दुख की बात ये थी कि ये सीसीटीवी फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट थी और दूसरा रात के अंधेरे की थी, जिस वजह से उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। तो इस तरह पुलिस को एक कामयाबी मिली भी और नहीं भी। अब पुलिस ने फिर से आसपास के बाकी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिली जो कि 1 जून के दिन की थी, जिसमें दिखाई देता है कि 2 लोग जा रहे हैं और इसमें भी एक मेल है और एक फीमेल, और इन दोनों के हाथ में भी एक प्लास्टिक की पॉलिथीन है। मगर यहाँ भी पुलिस की बदकिस्मती ये थी कि इस कैमरे में भी इन दोनों के चेहरे कैद नहीं हुए थे। मगर इस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को ये बात जरूर कंफर्म हो गई थी कि इस लाश के टुकड़े फेंकने के पीछे इन्हीं 2 लोगों का हाथ है। मगर अब सवाल ये था कि ये दोनों कौन हैं, और उधर इसी केस की जांच करते करते 6 महीने का टाइम भी निकल जाता है, मगर पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती और मई से नवंबर आ जाता है। अब नवंबर में पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगती है और पुलिस को पता चलता है कि पांडव नगर के त्रिलोकपुरी से एक बंदा गायब है लगभग 6 महीने से, और उसका नाम है अंजन दास। अब पुलिस त्रिलोकपुरी के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट चेक करती है, मगर हैरानी की बात ये थी कि शख्स की किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। अब पुलिस भी हैरान होती है कि कोई शख्स पिछले 6 महीनों से गायब है और उसकी किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अब पुलिस को ये तो पता चल गया कि कोई अंजन दास नाम का बंदा है और वो पिछले 6 महीनों से गायब है, मगर पुलिस के सामने अब भी दिक्कत ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि ये शख्स त्रिलोकपुरी में रहता कहाँ है। अब पुलिस त्रिलोकपुरी में उसकी तलाश शुरू करती है और इसी तलाश के दौरान पुलिस को अंजन दास के घर का पता चलता है। अब पुलिस की एक टीम उस घर पे पहुंचती है जहां पुलिस को 2 लोग मिलते हैं, एक मेल और एक फीमेल। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों का नाम पूनम और दीपक है और ये दोनों माँ बेटे हैं। अब जब पुलिस इन दोनों से अंजन दास के बारे में पूछती है तो ये बताते हैं कि हाँ वो यहीं रहता था। तो इस पे पुलिस इनसे पूछती है कि अब वो कहाँ है, तो इस पे ये जवाब देते हैं कि वो पिछले 6 महीने से कहीं गायब है। इस पे पुलिस इनसे पूछती है कि अगर वो गायब है तो तुमने उसके मिसिंग की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। अब इस बात पे ये दोनों माँ बेटे फंस गए और इन दोनों ने पुलिस को जो जवाब दिया वो इन दोनों माँ बेटों का अलग अलग था, जिससे पुलिस को इन पे शक हो गया। दूसरा, पुलिस को जो 2 सीसीटीवी फुटेज मिली थी वो भी इन माँ बेटों से काफी हद तक मैच कर रही थी। अब पुलिस को जब इन पे शक होता है तो पुलिस इनके घर की तलाशी लेती है और इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जो ये कंफर्म कर देता है कि 31 मई 2022 की रात उस सीसीटीवी कैमरे में जो 2 लोग कैद हुए थे वो यही दोनों थे। उस तलाशी के दौरान पुलिस को उस घर से 2 कपड़े मिलते हैं और ये दोनों कपड़े पूनम और दीपक के थे और ये वही कपड़े थे जो 1 जून 2022 को सीसीटीवी फुटेज में कैद होते हुए इन्होंने पहने हुए थे। अब पुलिस इन्हें थाने
लेके आती है और इनसे पूछताछ करती है, जिसके बाद ये लोग श्रद्धा पार्ट 2 की पूरी सच्चाई पुलिस को बताते हैं। पूनम और दीपक में से जो पूनम थी, इसका जन्म झारखंड में हुआ था और सिर्फ 13 साल की उम्र में पूनम की शादी हो गई और 14 साल की उम्र में पूनम ने एक लड़की को जन्म दिया और लड़की के जन्म के 1 साल के बाद ही पूनम का पति सुखदेव काम के लिए दिल्ली आ गया और फिर दिल्ली आने के बाद सुखदेव कभी भी वापस लौट के अपनी पत्नी पूनम के पास झारखंड नहीं गया। अब उधर जब 8-10 साल तक सुखदेव वापस अपने घर झारखंड नहीं जाता तो उसकी पत्नी पूनम उसे दिल्ली आके ढूंढने का फैसला करती है और 1997 में पूनम अपनी बेटी को लेके झारखंड से दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली पहुंच के अपने पति को ढूंढना शुरू करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता और उसे सुखदेव की कोई जानकारी नहीं मिलती। अब वो यहीं दिल्ली में रहते हुए छोटा मोटा साफ सफाई का काम करने लगती है और इसी काम के दौरान पूनम की मुलाकात एक कल्लू नाम के शख्स से होती है। अब पूनम उस कल्लू नाम के शख्स के साथ दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहने लगती है और उसी के साथ रहने के दौरान पूनम अब 3 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़के का नाम दीपक रखा जाता है। अब जब उसकी एक लड़की 4 साल की होती है तो उसकी मौत हो जाती है। पूनम के 3 बच्चे रह जाते हैं। उधर कल्लू को शराब पीने की काफी आदत थी, जिस वजह से 2016 में उसके लीवर खराब हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कल्लू की मौत के बाद पूनम की दोस्ती अंजन दास से हो जाती है और फिर कुछ टाइम बाद अंजन दास पूनम के साथ उसी के घर त्रिलोकपुरी में रहने लगता है और फिर इसके कुछ टाइम बाद पूनम अपनी दोनों लड़कियों की शादी कर देती है, मगर शादी के कुछ टाइम बाद पूनम की एक लड़की का डिवोर्स हो जाता है और वो फिर से वापस अपनी माँ के पास आके त्रिलोकपुरी में ही रहने लगती है। वहीं अब 2018 में पूनम के लड़के की भी शादी हो जाती है और वो वहीं घर के पास एक किराए का मकान लेके रहने लगता है। उधर अंजन दास को भी कालू की तरह ही शराब पीने की काफी आदत थी और इसी के चलते अब अंजन दास काम करना भी छोड़ देता है और काफी शराब पीना शुरू कर देता है। वहीं इस सब के दौरान एक दिन पूनम को पता चलता है कि अंजन दास पहले से ही शादीशुदा है और उसके परिवार में बीबी और 8 बच्चे भी हैं जो कि बिहार में रहते हैं। अब इसी बात को लेके पूनम और अंजन दास में हर रोज काफी लड़ाई होने लगती है। इधर अब अंजन दास रोज शराब पीने और अपनी बीबी को गांव में पैसे भेजने के लिए पूनम के गहने और पैसे चुराना शुरू कर देता है। अब इस बात का पता जब पूनम को चलता है तो इन दोनों में फिर से काफी लड़ाई होती है। अब इसी के बाद ही अंजन दास पूनम की तलाकशुदा लड़की और उसके बेटे दीपक की वाइफ पे गलत नजर रखना शुरू कर देता है और कई बार तो उसने उन दोनों को मोलेस्ट करने की भी कोशिश की। अब ये बात पूनम की बेटी ने अपनी माँ को बताई। उधर यही बात दीपक की वाइफ ने दीपक को भी बताई, जिसे सुनने के बाद दीपक आग बबूला हो गया और उसने अंजन दास को मारने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उसने ही बात अपनी माँ को बताई। उधर अपने बेटे की ये बात सुन के पूनम भी इस काम के लिए तैयार हो गई, क्योंकि पूनम भी अंजन दास से काफी दुखी थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। जिसके बाद माँ बेटे ने मिलकर एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के तहत अंजन दास को मारने की तारीख फाइनल की गई 30 मई 2022। अब प्लान के तहत दीपक दुकान से एक तेज धारदार हथियार खरीद के लाता है। अब हथियार खरीद के लाने के बाद वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां अंजन दास को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के टुकड़ों को फेंका जा सके। अब वो जगह भी फाइनल हो जाती है। अब सब कुछ फाइनल होने के बाद 30 मई 2022 को दीपक और उसकी माँ अपनी बेटी और अपनी बहू को उस रात कहीं और भेज देते हैं। जिसके बाद दीपक अपनी माँ के घर पहुंचता है और फिर प्लान के तहत दोनों साथ में बैठ के शराब पीते हैं और इसी दौरान दीपक अंजन दास की शराब में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसे पीने के कुछ देर बाद ही अंजन दास बेहोश हो जाता है। अब उसके बेहोश होने के बाद दीपक घर में रखे उस तेज धारदार हथियार को निकाल के लाता है और सबसे पहला वार उसके गले पे करता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद अब वो उसके शरीर के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और शरीर के कई सारे टुकड़े करने की वजह से पूरे कमरा में खून फैल जाता है। अब अंजन दास के शरीर के टुकड़े करने के बाद ये दोनों माँ बेटे रात
में यूं ही सो जाते हैं और लाश भी उस कमरे के फर्श पे यूं ही पड़ी रहती है, जिस वजह से सुबह तक खून के निशान उस फर्श पे जम जाते हैं। अब सुबह होने पे माँ बेटे मिलके उस पूरे कमरे को धोते हैं और अंजन दास की बॉडी के पार्ट को कई सारे प्लास्टिक की पॉलिथीन में भर के फ्रिज में रख देते हैं। अब 31 मई 2022 की रात वो दोनों माँ बेटे पहली बार अंजन दास की लाश के टुकड़ों को फेंकने के लिए पांडव नगर के रामलीला मैदान पहुंचते हैं, जहां वो प्लास्टिक की पॉलिथीन में सबसे पहले अंजन दास के पैरों को फेंकते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन रात को ये दोनों माँ बेटे फिर से उसी जगह पहुंचते हैं और इस बार 2 हाथ फेंकते हैं और इसी तरह करते करते ये दोनों माँ बेटे कुछ ही दिनों में अंजन दास की पूरी डेड बॉडी के टुकड़ों को फेंक के खत्म कर देते हैं। अब आखिरी टुकड़ा फेंकने के बाद ये लोग घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद ये पूरे घर को फिनाइल से धोते हैं और फ्रिज को भी पूरा साफ करते हैं और उसके बाद पूरे घर को पेंट करवाते हैं और इस सब के बाद अब ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद पुलिस की कड़ी मेहनत के चलते आखिरकार 6 महीने बाद ये लोग पकड़े जाते हैं। अब ये दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और उस हथियार को बरामद करने की कोशिश कर रही है। वहीं अंजन दास का मोबाइल पुलिस ने इन लोगों से बरामद कर लिया है और इस पूरे केस में कमाल की बात ये थी कि श्रद्धा का मर्डर भी दिल्ली में ही हुआ था और अंजन दास का मर्डर भी दिल्ली में ही हुआ। श्रद्धा की लाश के भी टुकड़े किए गए थे, उधर अंजन दास की लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में रखा गया था, अंजन दास की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में ही रखा गया था। श्रद्धा का कत्ल भी मई 2022 में हुआ था और अंजन दास का कत्ल भी मई 2022 में ही हुआ था। श्रद्धा के केस का खुलासा भी उसकी मौत के 6 महीने बाद हुआ था और इधर अंजन दास की मौत का खुलासा भी 6 महीने बाद ही हुआ। श्रद्धा भी लिविंग रिलेशन में रहती थी, इधर पूनम भी अंजन दास के साथ लिविंग रिलेशन में ही रहती थी, क्योंकि पूनम ने कल्लू और अंजन दास से शादी नहीं की थी, बल्कि ये उन दोनों के साथ बिना शादी के ही लिविंग रिलेशन में रहती। वहीं ऐसा भी नहीं है कि इन्हें ये आइडिया श्रद्धा के बारे में सुनने के बाद आया हो, क्योंकि श्रद्धा का कत्ल मई 2022 में हुआ था और ये कत्ल भी उसके ठीक 12 दिन बाद हुआ था और तब तक श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हुआ ही नहीं था। अब आप इसे एक इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और, बस अगर फर्क था तो सिर्फ ये कि वो एक लड़की थी और यहाँ ये एक शादीशुदा आदमी था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।